कम है और यहाँ हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने जिन फार्मूलों को यूज़ किया है उसमें हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 𝜃2 माइनस 𝜃1 अपॉन 𝜃2 प्लस 𝜃1 इसको यूज़ किया है और इससे करके ये दो वैल्यूज़ निकाल ली गई हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के, और इसमें वैल्यूज़ को पुट करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब इसी रेफरेंस में एक दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे जिसमें इन्हीं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का यूज़ करके कुछ निकाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक हम थोड़ा सा पावर की बात कर लेते हैं। इंसिडेंट पावर कोई हमारा ये है, इधर से हमारी ये आ रही है वेव फॉर्म, इधर कुछ ट्रांसमिट हो रही है, इधर कुछ आ रही है, इधर से कुछ वापस जा रही है, इधर 𝜃1 है, इधर 𝜃2 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये बीच की बाउंड्री है। तो इंसिडेंट पावर क्या होगी, रिफ्लेक्टेड पावर क्या होगी, ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो पी आई जो है यानी इंसिडेंट पावर, इसको लिखते हैं पी आई, ये हो जाती है हाफ ई आई का स्क्वायर अपॉन 𝜃1। क्या लेना है, हाफ ई आई का स्क्वायर अपॉन 𝜃1। जिस मीडियम में, मीडियम 1 में ई आई है, उसी मीडियम का हमें 𝜃1 लेना है। ये इंसिडेंट पावर है। बाई 2 क्यों आता है, बिकॉज इसकी आरएमएस वैल्यू ई आई बाई रूट 2 होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और ये 𝜃1 एक एज ए ऑलरेडी जो है आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये 𝜃 इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करेगा। रिफ्लेक्टेड पावर कितनी हो जाएगी, इसको पी आर बोलेंगे। दिस इज हो जाएगी हाफ ई आर का स्क्वायर अपॉन 𝜃1, हाफ ई आर का स्क्वायर अपॉन 𝜃1, ये रिफ्लेक्टेड पावर आ जाएगी। यहाँ भी आपको 𝜃1 ही लेना है बिकॉज ये अभी भी आपका मीडियम 1 में ही है। फिर ट्रांसमिटेड पावर, ट्रांसमिटेड पावर में हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसमिटेड पावर में PT इक्वल टू हाफ, अब यहाँ देखिए ET आ जाएगा, ET स्क्वायर बटे 𝜃2, यहाँ पे 𝜃2 आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 𝜃2 आ जाएगा बिकॉज ये ट्रांसमिटेड हमारी फील्ड कहाँ पे है, मीडियम 2 में है, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। अब अगर हम रेशियो निकालना चाहें, ये तो अलग अलग पावर आ गई, अब अगर हम रेशियो निकालना चाहें कि हाउ मच पावर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक विद रिस्पेक्ट टू पी आई, तो रख दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगी ई आर स्क्वायर अपॉन 𝜃1, नीचे रखेंगे तो हाफ ई आई स्क्वायर अपॉन 𝜃1, दोनों ही 𝜃1 है, 1/2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, ई आर अपॉन ई आई का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट ए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ही तो है ये। तो पी आर बराबर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये नोटेशन ध्यान रखिएगा, अंदर क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, पी नहीं है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर इनटू पी आई। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास में रिजल्ट आ गया। पी आर बराबर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर इनटू पी आई, इसको आपको
ध्यान रखना है कि कितनी हमारी होगी वो इसका ये। अब ट्रांसमिटेड कितनी होगी, इसको अगर पीटी के रेस्पेक्ट में ही देखें तो पीआई इनपुट में आ रही थी, इसमें से पीआर हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो बची जो कुछ बची वो पीटी हो गई। तो पीआई को पीआई रहने दीजिए और इसको हम कर देते हैं रो ई का स्क्वायर इंटू पीआई। तो ये कितनी हो गई, पीआई कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस रो ई का स्क्वायर, ये हमारी हो गई पीटी। तो पीटी बराबर पीआई 1 माइनस रो ई का स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट द होल स्क्वायर, ये केवल रो ई का स्क्वायर है, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। यहाँ पे साइड में आपको हम लिख देते हैं कि रो ई क्या है, रो ई जो है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगर एच में निकालेंगे तो एच में भी ऐसे ही सारी चीज़ें हमारी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं देखिए इंट्रिंसिक इम्पीडेंस तो आया नहीं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के टर्म में चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं आपको रिलेटिव इम्पीडेंस की यहाँ पर बात नहीं सोचनी है, बस खाली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालते समय ध्यान रखिए और इसमें आप पुट कर दीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं और उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी बनते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को काफ़ी यूज़ किया जाता है और दूसरा ये जो फार्मूला है इसको हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। एक चीज़ तय है कि जितना इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं उतना भी अगर आप इसको तैयार कर लीजिए तो क्वेश्चन आपके सामने जब आप देखोगे एग्ज़ाम में तो आपको ये सामने दिखाई देगा। कभी भी कोई भी इनकमिंग एग्ज़ाम आएगा और उसमें अगर ईएमएफटी का ये चैप्टर आ रहा है तो आप देखिएगा आपको यही सब सामने उसमें पेपर में दिखेगा, आप खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। सब इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ करके ज़रूर जाइए। अब इस पे बेस होकर के हम लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे, एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, let the reflection coefficient, let the reflection coefficient tau equal to -1/3 and transmission coefficient equal to 2/3. Find Pi, Pi तो नहीं है, Pt, Pr, सॉरी Pr, find Pr and Pt, ये क्या है, पावर, पावर, ये भी क्या है, पावर। फाइंड पी आर एम पी टी इन टर्म ऑफ पी आई। पी आई के रेफरेंस में ही आपको बताना है कि पी आर और पी टी कितना होगा, यानी पी आई का ये कितना परसेंट होगा ये आपको बताना है, कितना परसेंट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कितना परसेंट हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा, इस बारे में आपको बताना है। बताइए, बहुत ही आसान है, 1 मिनट का काम है, बताइए सभी लोग। कितना होगा, आंसर बताएं।
इतनी देर से आंसर ही नहीं आया, कहाँ गए आशीष जी, क्या हुआ, सब कहाँ सो गए बाकी लोग? सर PR इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ PI है क्या? हाँ तो बोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे भैया? PR बटे PI क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको -1/3 दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1/9 हो जाएगा। तो PR बराबर कितना हो गया? 1/9 इंटू PI। PI के टर्म में आ गया। इसे यस इसे PT कितना हो गया? PT आपने फार्मूला देखा, 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर, PI 1 माइनस 1/9, 9 में से 1 चला गया, 8/9 9 8/9 PI। तो PT बराबर 8/9 PI। वेरी सिंपल। अब अगर आपको ये पता है कि PI कितना है, मान लीजिए लेट PI बराबर अगर 10 वाट आपको गिवन हो, लेट माना है ना, क्या क्या मान लिया, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो PR बराबर कितना हो जाएगा? 10/9 वाट। एंड PT बराबर 80/9 वाट। आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये सब कहा गया होगा तो एक क्वेश्चन और करते हैं। assume E बराबर 1 वोल्ट पर मीटर। E दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 3000 मेगाहर्ट्ज। मूविंग इन स्पेस, ये कहाँ पे है? इन स्पेस। स्पेस में आपको ये दिया हुआ है, शॉर्ट में बता देते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। इंसिडेंट नॉर्मली मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मली का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऑन ए थिक कॉपर में इंसिडेंट होता है। फाइंड E and H at the plane surface। ये आपको बताना है। ये चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर ये हमारा कॉपर है और ये क्या है? फ्री स्पेस है। कॉपर का जो सिग्मा होता है, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बोथ आर नॉट द डाइलेक्ट्रिक। इसका होता है 58 इंटू 10⁻7। इसको आपको याद रखना है, 6 होता है, सॉरी है। ये डेटा हम यहाँ लिख देते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन आपको दिया जाना चाहिए, नहीं देंगे तो आपको याद रखना है। सीमेंस पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। सर 5.8 होगा या 58? 58। 5.8 ओके होगा तो 10⁻7 लेना है, नहीं तो आपको ये लेना है।
इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, कॉपर के रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का जो ईटा 1 होगा ये आपको पता है 377 होता है ओम। ईटा 1 हमें इसका पता है, लेकिन इसका हमें ईटा 2 निकालना पड़ेगा। तो ईटा 2 इसमें निकालेंगे कैसे? ईटा 2 निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है और हमें पूरा फार्मूला इसमें रखना पड़ेगा, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये वैल्यू पूरी आपको रखनी पड़ेगी इसमें। इसमें चूंकि सिग्मा हमारा काफ़ी ज़्यादा है, तो वैल्यू आपने कॉपर इज द गुड कंडक्टर, तो ईटा 2 की वैल्यू आपने पीछे से भी देखी थी। तो गुड कंडक्टर वाला जो केस है उस केस को हम लोग लेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद होगा ओमेगा म्यू बटे सिग्मा, और ये वैल्यू कितनी आई थी? एंगल 45 आई थी ना। ये वैल्यू एंगल 45 थी, आपको याद होगा। ये गुड कंडक्टर का यस सर, इम्पीडेंस है 45। यही वैल्यू है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए ये कितना आया। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए कि ये वैल्यू कितनी आई। तो वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2 पाई एफ इंटू म्यू। म्यू की वैल्यू क्या लेनी है? म्यू आर बराबर यहाँ पे 1 लेके चलना है, और इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और बटे सिग्मा हो गया 58 इंटू 10⁻6। सॉल्व करके बताइए कितना आ गया ये। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर हम निकालेंगे ई के लिए तो ये हो जाएगा हमारा ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1। और ये वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ई के लिए तो ये हो जाएगा 2 ईटा 2 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1। इसी तरीके से रो एच अगर हम लोग यहाँ लिखें, सॉल्व करके बताइए तब तक आप लोग कितनी आई है, जब तक हम फार्मूला लिख रहे हैं। सर 6.39 into 10⁻³ Yes, sir. कितनी आई है? 38. कितनी बता रहे हैं? 6.38. 6.39 into 10⁻³ 6.38 इंटू 10⁻³ एंगल 45। Yes, sir. यस सर। यही वैल्यू आई है। तो अगर हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को देख लें, केवल अभी अगर हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को देखें यहाँ पे, या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देख लीजिए या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, एक वैल्यू कोई निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को लेकर के चलें कि कितनी हमारी ट्रांसमिट हुई है, तो ई टी बटे ई आई, ये बराबर क्या हो जाएगी? टी ई, और ये फार्मूला है 2 ईटा 2 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ईटा 2 की वैल्यू अभी आपने लिखी दी है 38 इंटू 10⁻³ एंगल 45, एंगल के साथ में लेंगे। और यहाँ भी जब आप करेंगे तो ईटा 2 यानी यही 6.38 इंटू 10⁻³ एंगल 45 प्लस 377। अब यहाँ थोड़ी सी देखिए, जो लोग थोड़ा गंभीर हैं पढ़ने में वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये नीचे की वैल्यू जो आ रही है ये 10⁻³ है और एंगल भी है 45,
और इसके साथ ऐड हो रहा है 377। तो पहली वैल्यू 377 के आगे नेग्लिजिबल है। हालांकि ये पोलर कोऑर्डिनेट में है, आप सीधे ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट निकाल करके इसको आप ऐड भी करेंगे तो ये वैल्यू आपके नेग्लिजिबल आएगी, क्योंकि ये मिली में है और वो आपके किलो में है। ये 377 है, 377 है, और ये 10⁻³ में है, तो ये वैल्यू हो जाएगी नेग्लिजिबल। तो इसलिए इसको आप सॉल्व करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब जब हमारा समय नहीं बर्बाद होगा तो आसानी से निकल आएगा, क्योंकि अब बचेगा ही क्या, हमारा सिंपल हो जाएगा। तो कितना हमारा बचा, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 × 6.38 × 10⁻³ अपॉन 377 एंगल 45, तो कितना आ गया बताइए इसको सॉल्व करके। 0.0338 into 10⁻³ तो ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 0.0338 0.0338। तो ET अपॉन EI बराबर 0.0338 into 10⁻³ इंटू 10⁻³ या हम ऐसे भी कह सकते हैं, 2 और खिसका दीजिए तो 3.38 इंटू 10⁻⁵। EI हमें पता है 1 है। EI क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इस EI की वैल्यू को यहाँ रख दें तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो ET बराबर हो जाएगा 3.38 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। एंगल नहीं रखेंगे क्या सर? कुछ कह रहे हैं क्या कोई? सर जो 45 का एंगल आया था वो नहीं रखा जाएगा क्या सर? हाँ, एंगल भी रखा जाएगा, एंगल भी रखिए, सॉरी एंगल भी रखिए। अब यहाँ एक चीज क्या देखने वाली है उसको यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कॉपर है, इस कॉपर होता है कंडक्टर। इसके ऊपर ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 1 वोल्ट पर मीटर थी। इसकी जो स्ट्रेंथ थी कितनी थी, 1 वोल्ट पर मीटर। EI बराबर थी 1 वोल्ट पर मीटर। और जो इधर हमारी ट्रांसफर होके गई है, यानी आउटपुट में जो ट्रांसफर हुई वो कितनी हुई, स्किन डेप्थ कितनी है वो एक अलग बात है। वो तो आप स्किन डेप्थ वाले उससे निकाल ही चुके हैं, पीछे आपने स्किन निकाली, माइक्रोमीटर्स में आती है। अब यहाँ मैग्नीट्यूड भी हमारा आ गया और वो कितना है 10⁻⁵। ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 3.38 इंटू 10⁻⁵। यानी इसको अगर हम -5 और -6 कहें तो 33.8 माइक्रो वोल्ट में, यानी इन द रेंज ऑफ माइक्रो वोल्ट में बहुत ही कम हमारी वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है। कंडक्टर के अंदर जो है वोल्टेज काफ़ी कम इंड्यूस्ड होती है। इसीलिए हमें जब भी हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं या कोई हम लोग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं या सैटेलाइट रिसीवर यूज़ करते हैं, तो इसके जो एंटीनाज होते हैं वो, उनको आप छुएंगे तो आपको कोई करंट नहीं लगेगी, इतनी कम पावर वो रिसीव कर पाते हैं। 10⁻⁻12 वाट। देख रहे हैं वोल्टेज कितना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, पावर को अगर आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और वेरी लिटिल हो जाएगा, -10 में चला जाएगा। बहुत लिटिल पावर रिसीव करता है ये। इसी पावर को जो भी हमें मिलती है उसको हम लोग मल्टीपल एम्पलीफायर में लगा लगा करके उसको बूस्टअप करके एक इस लेवल तक लेके आते हैं ताकि हम कुछ सिग्नल कानों से सुन सकें। अदरवाइज अगर इतनी पावर हमारी एयर में ऐसे ही होती तो हम किसी भी सिग्नल को बिना रेडियो के सुन सकते थे, बिना कोई रिसीवर लगाए हुए हम लोग सुन सकते थे। अगर वोल्ट में भी सिग्नल होता तो हमें जो है किसी एम्पलीफायर की जरूरत नहीं होती, हम लोग आसानी से सुन लेते। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर का बहुत बड़ा रोल है। कंडक्टर में यहाँ पर इंड्यूस्ड होकर के इतना आ गया।
तो ये चीज़ आपको ये बता रहा है। और बाकी रिफ्लेक्शन आपको पता है, अगर रिफ्लेक्शन निकालना है तो उसका आप उल्टा कर दीजिए, जो फार्मूला है उसमें रख दीजिए, उल्टा नहीं बल्कि फार्मूले में रख दीजिए, उससे वो रिफ्लेक्शन वाली वेवफॉर्म भी आ जाएगी। एक एच की बात इन्होंने और पूछी है कि एच कितना होगा, तो एच के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच टी अपॉन एच आई, ये आपने देखा था कि ये होता है 2 ईटा 1 अपॉन ईटा 1 प्लस ईटा 2। तो यहाँ पर 2 इंटू 377 अपॉन, और यहाँ पर ईटा 1 की वैल्यू 377 और प्लस फिर से वही आ जाएगी, कितनी थी वैल्यू 6.38 इंटू 10⁻³ यही थी। फिर इसी टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, कितना आ गया, कितना आ जाएगा, ये सब कट पिट जाएगा 2 बचेगा। तो ये आ 2 जाएगा, आएगा। 2 आएगा सर, 2। 2 आएगा। तो इसका मतलब है ये 2HI आ गया। अब HI कहाँ से आएगा, E/H का जो रेशियो होता है ये होता है हमारा ईटा, और ये चूंकि एयर है, स्पेस है, स्पेस का होता है हमारा 377, तो HI बराबर हो जाएगा EI/377। EI हमारा 1 वोल्ट है, तो ये हो गया ये, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो ST बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1/377। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके ये कितना आया बताइए जरा, सॉल्व करके कितना आ गया ये, 5.30 into 10⁻³ कितना आया 5.305 into 10⁻³ 5.305 इंटू 10⁻³ है ना, एम्पियर पर मीटर। यस सर। इसकी भी वैल्यू काफ़ी कमी आई है, ठीक है, ये भी 10⁻³ में है, लेकिन ये -5 में है, ये -3 में है। तो इसका मतलब है कि करंट थोड़ी सी ज़्यादा है। एच किस चीज़ का सिग्नल होता है, करंट का, एच रिलेटेड है करंट से, तो करंट यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हमारे इंड्यूस हो गई, वोल्टेज कम इंड्यूस हो गई, दोनों मिला करके हमारी पावर आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमें एंटीना की थ्योरी, या जो लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो तो खास तौर से समझे ही, बाकी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी एक ओवरव्यू आपको मिलता है कि हम लोग एंटीने को या टीवी को या हम लोग जो सिग्नल्स को या जितना भी सैटेलाइट रिसीवर है वो जो सुनते हैं, उसकी जो बेसिक इन डेप्थ प्रक्रियाएं हैं कि कैसे हमारा एंटीना रिसीव करता है, यहाँ पर उस चीज़ों को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, और उसकी कैलकुलेशन तक कर रहे हैं कि कितना वोल्टेज वो इंड्यूस करेगा, कितना कंडक्टर के अंदर जाएगा। स्किन डेप्थ से हम लोगों ने ये निकाला था कि कितना कंडक्टर के अंदर जाएगा, हाउ मच पेनेट्रेट इनसाइड द कंडक्टर, वो स्किन डेप्थ बताता है। यहाँ हम लोगों ने ये निकाल लिया कि कितना उसके अंदर मैग्नीट्यूड में वैल्यू जाएगी, कितनी डिस्टेंस तक जाएगी, कितनी वैल्यू जाएगी, कितना कंडक्टर होना चाहिए, सब चीज़ें निकाल लें। अगर कॉपर के बजाय एल्युमिनियम लगा दें तो क्या आएगा, आयरन लगा दें तो क्या आएगा, गोल्ड लगा दें तो क्या आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर इन फार्मूलों की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये तो कंडक्टर की बात है, मान लीजिए कंडक्टर नहीं है, कोई एक मीडियम से दूसरा मीडियम है, तो उसमें भी हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। तो ये पूरी आज की कहानी थी इसमें, जिस चीज़ को हम लोगों ने समझा। कल के चैप्टर में हम लोग अभी जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है उसमें ये पढ़ा कि वेवफॉर्म जो हमारी इंसिडेंट हो रही है दैट इज नॉर्मली, एक सरफेस पे हमारी जो वेवफॉर्म है वो नॉर्मल वे से इंसिडेंट हो रही है, यानी ये अगर हम इसको सरफेस मान लें, बाउंड्री मान लें, तो वेवफॉर्म परपेंडिकुलर आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे उसमें थोड़ा सा एंगल बना के देखेंगे कि अगर किसी एंगल पे आ रही है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, और उसमें कौन कौन से एंगल हम लोग निकालते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो उसको आप पूछ लीजिएगा। ओके सर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में। सर थैंक यू सर।